हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम जो चैप्टर हमारा पहले से पढ़ रहे हैं जलवायु, या आपकी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, इसको हम पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जलवायु जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि भाई जलवायु क्या है और मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें ये बताया गया कि किसी भी जगह कोई भी स्थान है वर्ल्ड में, या अपना वर्ल्ड के अंदर कोई भी जगह है या कोई भी स्थान है, वहाँ उसकी जलवायु को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती है। जैसे वहाँ तापमान है, वायुमंडलीकरण है, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षण, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। और अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारा, और ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि महासागरीय धाराएं कैसे किसी स्थान की जलवायु को बदलती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जलवायु नियंत्रण के अंदर हम अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ी थी कि ये सब जो ऊंचाई है या अक्षांश, ये हमारी जो जिसको हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ये सब चीज़ें कैसे एक स्थान की जलवायु को नियंत्रण करती है, उसको प्रभाव डालती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पर अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो तो किसी भी स्थान, वर्ल्ड में कोई भी स्थान है उस पर कैसे इफेक्ट डालेंगी वो चीज़ें देखी थी कि भाई जहाँ ऊंचाई पहाड़ हैं तो वो हवाओं को रोकेंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी कि वो बारिश वाली जो मॉइस्चर विंड्स होती हैं, जो जलवाष्प लेके जाती बारिश, उनसे जो पहाड़ या पर्वत हैं उनसे टकराने से क्या होती है, बारिश हो जाती है। ये सब चीज़ें तो हमने इसमें देखी, ये देखी थी हमने वर्ल्ड के बारे में, पूरे संसार में कहीं भी, जैसे पूरी अर्थ के ऊपर कहीं भी जो वहाँ की जलवायु है वो कैसे मतलब किन चीज़ों से प्रभावित हो रही है, यानी जहाँ किस तरह की वहाँ महासागरीय धाराएं बह रही हैं। अगर कोई एरिया है वहाँ ठंडी महासागर की ठंडी धाराएं हैं, ठंडी हवाएं, महासागरीय धाराएं चल रही हैं, तो वहाँ क्या है, हवा भी ठंडी होगी। और उस एरिया के जो कोस्टल एरिया रहेगा, तटीय एरिया रहेगा, वहाँ क्या होगा, ठंड ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें हम पहले के हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब मैं इनको नहीं बताऊंगी। बस अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट इसके अंदर दिया है अक्षांश, ठीक है ना। अक्षांश जैसा आप समझते हो, अक्षांश लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं। लैटिट्यूड्स यानी कि हमारी अर्थ है, और ये अर्थ पर जो 0 डिग्री इक्वेटर है, या ये जो इस तरह की लाइंस होती है ना, इन्हें हम अक्षांश बोलते हैं, यानी लेटी हुई लाइनों को अक्षांश बोलते हैं। मैंने अक्षांश और देशांतर पहले 6th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से बेसिक से समझा रखे। अगर आप किसी को नहीं पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, तो आप हमारे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए 1 मिनट, अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि कोई अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी जगह के जलवायु को, यानी हमारे भारत की जलवायु को अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं। किसी जगह नहीं, अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जलवायु को जो अक्षांश की रेखा है वो कैसे, जो अक्षांश गुजर रही है, 0 डिग्री है, उसके बाद कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, कर्क वृत्त, ठीक है ना, मध्य भाग और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग भाग, आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंध जलवायु और उपोष्ण कटिबंध जलवायु दोनों ही शामिल है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अभी पढ़ के होता है, आपको समझाऊंगी। पर पहले आप एक बात समझिएगा कि भारत की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों ही उसके अंदर शामिल है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध की विशेषताएं उपस्थित है, किसमें, भारत की जलवायु में। अब आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंध क्या है और उपोष्ण कटिबंध क्या है, ठीक है ना। पहले हम इसी चीज को समझते हैं। ये हमारी अर्थ है भाई, ठीक है। अब 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त बोल दो, क्योंकि पूरी अर्थ के चारों तरफ है ये, इतना ही उधर भी तो है ना, दूसरी साइड भी अर्थ के। तो क्या है, ये भूमध्य वृत्त है पूरा, इसको हम बोलेंगे भूमध्य वृत्त, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इन नामों से हम इसे बोलते हैं। अब क्या बताया गया है कि कर्क रेखा, तो हमें पता है 0 डिग्री के उत्तर में 23 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, 23 से 1/2 डिग्री, और 0 डिग्री के दक्षिण में 23 से 1/2 डिग्री क्या है, मकर रेखा है। तो ये आपके मकर, ये आपकी कर्क, ये ध्यान रखिएगा, और ये आपके 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। मैंने इंग्लिश में शॉर्ट के लिए लिख दिया है, आप समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, इसने कहा है कि देश का आधा भाग लगभग कर्क और वृत्त, चलिए वो तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि
ये जो एरिया है ना, जो साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ, ये उत्तर और ये दक्षिण, जो दक्षिण की तरफ मकर रेखा है 23 डिग्री, यहाँ से लेकर साउथ की तरफ उत्तर की तरफ जो कर्क रेखा है 23 डिग्री, इसके बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है ना, उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो सूर्य है हमारा, जो सूरज की रोशनी है वो सबसे ज़्यादा, अब ये समझ लीजिए सूरज है तो सबसे ज़्यादा यहीं आती है, इसी एरिया पर। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ इस एरिया पर आती है 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच में। 0 डिग्री ये है, इस पर तो हमेशा ही रहेगी डायरेक्ट सनलाइट, पर 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच में ही सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है। सूरज से जो हीट मिलती है, जहाँ रोशनी ज़्यादा जाएगी वहीं तो हीट ज़्यादा मिलेगी, तो हीट भी इसी एरिया पर सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। उष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, आप समझिए, उष्ण। और इसके ऊपर यहाँ फिर 66 डिग्री है, समझिए मेरी बात। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सी रेज कर दूँ ताकि आपको दिख जाए। 66 से 1/2 ये उत्तर में, उत्तर की तरफ है, और ये 66 से 1/2 दक्षिण की तरफ है। अब ये जो एरिया बन गया ना, ये और ये, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। ये मैं पहले के वीडियोस में अच्छे से समझा चुकी हूँ, पर मैं आपको एक बार रिवीजन के लिए यहाँ बता रही हूँ। इसको बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। बीच का एरिया उष्ण कटिबंध, 0 डिग्री में 23 डिग्री, 0 में मतलब कि 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया जो होता है वो उष्ण कटिबंध, और फिर 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है वो उपोष्ण कटिबंध होता है। और जो 66 से 90 डिग्री का जो हमारे यहाँ पोल्स हैं, है ना, यहाँ जो ध्रुव है हमारे यहाँ पोल्स हैं, इनके बीच का जो एरिया ये होता है ना, इनको बोला जाता है शीत कटिबंध। ये आपके शीत कटिबंध होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में आपको बताती हूँ पर दोबारा से। हाँ जी, जैसे ये हो गया अर्थ, तो ये शीत कटिबंध है, शीत। ठीक, ये उपोषण कटिबंध, और ये उष्ण कटिबंध। कौन सा? ये यहाँ तक, फिर वापस यहीं उपोषण और फिर शीत। अब साउथ में है तो साउथ की तरफ, तो ये साउथ में जो पोल्स हैं या साउथ में जो ध्रुव, साउथ का शीत कटिबंध, ये 66 डिग्री यहाँ, फिर ये उपोषण, फिर ये उष्ण और उपोषण। आपको समझ आ गया होगा मैं जो आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं भाई। तो इन्होंने क्या कहा है कि लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित, अब इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया है ये, इंडिया यहाँ समझ लीजिए। तो 1 मिनट, यहाँ जैसे भी इंडिया का पार्ट है, तो ये जो इंडिया का आधा भाग है ना, यहाँ से आपकी कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, कर्क, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, वर्ल्ड के उत्तरी गोलार्ध के अंदर भारत आता है। तो ये जो कर्क रेखा गई, ये क्या आपकी 23 से 1/2 है ना, उत्तर की तरफ है। और ये समझ लीजिए इसके नीचे, जैसे कि काफ़ी नीचे है, इसको टच नहीं कर रही। यहाँ टच तो 8 डिग्री से हमारा, मैं जैसे हमारे इंडिया की पता है कि कौन सा अक्षांश से शुरू है, तो इंडिया 8 डिग्री से शुरू है, तो यानी कि 0 से 23 डिग्री उत्तर और 0 से 23 डिग्री दक्षिण के बीच के एरिया को तो उष्ण कटिबंध कहा गया ना। तो वही बात इसमें बताई है कि ये जो कर्क रेखा है ये इंडिया को 2 भागों में बांट रही है। ऊपर को कौन सा हो जाएगा? उपोषण, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर उपोषण है, उपोष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा से और 0 डिग्री के बीच में क्या है? उष्ण कटिबंध है। तो ये चीजें ही इसमें बताई गई कि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंध है। अब दक्षिण का पार्ट तो ये हो गया, तो दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, और कर्क वृत्त के उत्तर में, उत्तर यानी ऊपर की तरफ, ऊपर हमारा उपोष्ण कटिबंध है। तो इसलिए भारत की जलवायु क्या हो गई? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ठीक है ना। तो चलिए भाई अब आगे चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो ये अक्षांश कैसे अब आपको पता चला अक्षांश कैसे हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं कि आधे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी, हमारे साउथ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उत्तर वाले एरिया में उतनी गर्मी नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है कि इसका यही कारण है कि हमारी जो अक्षांश है इसने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब नेक्स्ट इसका जो बता रखा है फैक्टर या कारक है, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है या फैक्टर, ऊंचाई। अब ऊंचाई का मतलब है भाई जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे ऊपर, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग
30 मीटर है और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है ना। अब पहले हम इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं फिर और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया पर इसी वजह से यहाँ क्या होती है, ठंड कम होती है। ठीक है ना, वरना बहुत ज़्यादा ठंड हो। अब ये देखिए जैसे कि अब इंडिया में ये हिमालय पर्वत है, इस तरह से पर्वत है, तो अब इन्होंने क्या कहा 6000 मीटर की ऊंचाई है। अब 6000 मीटर की ऊंचाई है तो दूसरी तरफ जो तिब्बत वाला एरिया है उधर से जब ठंडी हवाएं आती हैं तो वो उनको कौन रोकता है, एक तरफ पहरेदार या हमारे गार्ड की तरह काम करते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की जो ये श्रृंखलाएं हैं ऊंची ऊंची, ये क्या करते हैं, उन हवाओं को आने से रोक देती हैं। ठीक है ना, जो एशिया से आने वाली को, कहाँ से आने वाली हवाओं को, एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं करने देती। यानी उपमहाद्वीप मतलब भारत का जो ये एरिया है इसमें यहाँ इन्हें प्रवेश करने नहीं देती। मान लीजिए इंडिया का एरिया, तो यहाँ से बारिश हो रही उधर तेज हवाएं चल रही, ठंडी हवाएं चल रही जो पोल्स से आ रही हैं। ठीक है ना, या उष्ण कटिबंध एरिया शीत एरिया से आ रही है, वो इधर नहीं आ पाएंगी। तो इस तरह से क्या हो गया, हिमालय पर्वत, यानी कि इसमें हम हिमालय पर्वत ना कह के ऊंचाई को कहेंगे कि ऊंचाई जो है वो क्या करती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने में विशेष रोल है इसका भी। एक भारत की जलवायु को भी प्रभावित किस तरह से ऊंचाई करती है, मैंने आपको बता दिया कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में ऊंचाई का क्या काम है। तो ऊंचाई क्या करती है, ठंडी हवाओं को नहीं आने देती। ऊंचाई का मतलब हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं को नहीं आने देता है। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर्वतों के कारण, हिमालय पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मतलब इंडिया के क्षेत्र में एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। जितनी एशिया में ठंड पड़ती है ना उतनी नहीं पड़ती। जैसे हम चाइना में, ठीक है ना, इधर देखते हैं कितनी ठंड पड़ती है। तिब्बत में ही देख लीजिए, आपके हिमालय से सटा हुआ है तिब्बत है। अब आपका लद्दाख है, अब ये मान लीजिए आपका पश्चिम जो जम्मू कश्मीर वगैरह वाला एरिया है। अब हिमालय पर्वत तो यहाँ नीचे की तरफ है ना, यहाँ ऐसे बने हुए हैं हिमालय पर्वत। तो ये जो हमारा लद्दाख का एरिया है जो चाइना के यहाँ तिब्बत है ना, तो तिब्बत के टच में है। अब यहाँ हिमालय पर्वत इधर रह जाता है, तो इस साइड जो तिब्बत का एरिया है ना, यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं, तो यहाँ एकदम जमा देने वाली ठंड होती है तिब्बत के अंदर, सॉरी आपका ये लद्दाख के अंदर, लद्दाख, ठीक है ना। तो लद्दाख के अंदर क्या होती है, एकदम जमा देने वाली ठंड होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत इस एरिया में नहीं है, ये ऊंची चोटियाँ इधर रह जाती है। तो लद्दाख में क्या होती है, ऊंची चोटियाँ यहाँ पर, हिमालय पर्वत इधर रह जाता है। तो वो जो ठंडी हवाएं आती है जो चाइना में, ये तिब्बत वाले एरिया में आती है, वो हमारे लद्दाख में भी आती है और यहाँ ग्लेशियर्स मिलते हैं हमें इसलिए। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो ऊंचाई है यानी कि जो पर्वत है वो किसी क्षेत्र की जलवायु यानी हमारे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इस हिमालय पर्वत की वजह से यहाँ बहुत कम ठंड पड़ती है, बहुत कम, एशिया की तुलना में कम पड़ती तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ भी बर्फ जमी रहती पहाड़ों पर कम। ठीक है ना, बहुत कम। अब जो मेन समझने वाली बात है वो शुरू हो जाती है भाई यहाँ से। अब तक तो नॉर्मल सी बातें थी, ठीक है ना। अब आ जाता है वायु दाब और पवन। अब ये चीज़ें कैसे इफेक्ट डालती हैं कहीं, किसी भी हमारे जो भारत की जलवायु है उस पर ये चीज़ें कैसे इफेक्ट डालती हैं, एक जलवायु को कैसे, कौन सी चीज़ें निर्धारित करें, तो उसमें वायु और पवन के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। यानी कि वायु की भी 2-3 तरह की, इन्होंने देखो ये 3 तरह की अवस्थाएं बताई हैं, इनसे संचालित होती है। तो पहली क्या है, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, एक तरह की हवाएं ये बताई हैं। दूसरी इन्होंने बताई है ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि दूसरी तरह की हवाएं ये बता दी इन्होंने। हवाएं लगा समझ लीजिए आप इनको, वायु के बारे मतलब इनको अलग अलग बताया गया किस किस तरह की हवाएं या जो पवनें चलती हैं और जो वायु हवाओं का जो प्रेशर बनता है वो सब चीज़ें कैसे हमारी इंडिया की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये तीसरा बताया पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये 2 चीज़ें बताई भाई, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ। अब हम इनको पढ़ेंगे ना, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, पर आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान इसको मिस ना करें, थोड़ा ध्यान से समझें। तो पहला हम पढ़ते हैं वायुदाब और धरातलीय पवनें। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। सीधी सी बात है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, कोरियोलिस बल के कारण दाहिने ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं। भाई इतना पढ़ते हैं, पहले इसी को समझते हैं, वरना कुछ सब मिक्सअप हो जाएगा, समझ नहीं आएगा।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हमेशा हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, कहाँ? धरातल पर। अब दो बातें समझिएगा इसमें, जैसे ये आपकी लैंड है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों बना? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लो प्रेशर इसलिए बनता है जब जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, और जब सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो वो क्या करेगी, यहाँ से हवा हल्की हो जाएगी, है ना, गर्मी बढ़ेगी तो हवा हल्की हो जाएगी और ऊपर उठेगी। ठीक है, और ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या कर देगी, वो स्पेस खाली कर देगी, लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर जैसे स्पेस खाली होगा तो ये जो हाई प्रेशर की जो हवाएं है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि जहाँ उन्हें खाली जगह मिलेगी वहीं हवाएं चल देती हैं। ये तो चली धरातल पर, ठीक है ना, लैंड पर, लैंड सरफेस है ये या धरातल है। एक मिनट आपको दोबारा बताती हूँ, थोड़ा छोड़ना। हाँ जी, देखिए बारीक से लिख के दिखाऊंगी, अच्छे से समझ आया था कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और ये आपकी अर्थ है। मैंने अर्थ को उल्टा के दिखाया है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, दोबारा से सारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये समझ लीजिए आपकी अर्थ है। अब यहाँ ये आपकी 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें आती है, रोशनी आती है, तो यहाँ बन गया आपका लो प्रेशर। यहाँ से हवाएं उठेंगी, ऊपर जाएंगी, और ये जो अब जाएंगी कहाँ, ये बैठेंगी कहाँ, जैसे कुछ इधर हो गई, कुछ इधर, ऊपर उठ के भी तो हवा कहीं जाएगी ना, तो ऊपर उठने के बाद कुछ एयर इधर मूव कर जाएगी और कुछ एयर इधर मूव कर जाएगी। फिर कहाँ बैठेंगी? अब ऊपर गई है तो कहीं बैठेंगी भी, सबसीड भी करेंगी, तो फिर ये यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये लगा लीजिए आपका उपोष्ण कटिबंध एरिया है, जहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुँचती है, यानी कि ठंडा एरिया आ जाता है। इसको उपोष्ण कटिबंध समझ लीजिए, 23 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। ये 23 डिग्री मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ पर 23 डिग्री है, ये करक है और ये मकर है, तो ये 23 डिग्री भी हो गई। तो इस एरिया से तो हवाएं ऊपर उठेंगी, क्योंकि यहाँ क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है ना, सूर्य की हीट ज़्यादा पहुँचती है। अब यहाँ से जो एयर ऊपर उठ रही है वो कहाँ सबसीड करेगी या कहाँ जाएगी? वो जाएगी हाई प्रेशर पे, ठंडे एरियाज में। अब यहाँ आ गई ऊपर से, तो अब ये तो हो गई ऊपर वाली, यानी कि हम आकाश में, यानी कि ऊंचाई पर, ठीक है ना, ऊंचाई पर ऊपर परिसंचरण करती हुई हवाएं, ये वाली तो। और नीचे ये हो गया धरातल पर। अब यहाँ से जब हवा ऊपर उठी तो ये चल दी नीचे की तरफ, ऐसे इधर भी ये चल दी नीचे की तरफ इधर, तो यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं इधर जाएंगी, यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं इधर आएंगी, यानी कि लो प्रेशर तो करक और मकर रेखा के बीच में बना हुआ ना, तो ये हवाएं ऐसे मूव करेंगी। ये ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री से जब हवाएं या जो गर्म एरिया है, हाई लो प्रेशर जहाँ बन रहा है, कम दाब जहाँ बन रही है, कम दाब वो या निम्न दाब जहाँ बन रही है, वो कहाँ जाएगा? वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, ये ऐसे ऊपर उठेंगी, ठीक है ना। निम्न दाब में हवाएं ऊपर उठ रही हैं। देखिए मैंने कलर चेंज किया समझाने के लिए, वरना मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा। तो ये निम्न दाब है। निम्न दाब कहाँ होगी? जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी, यानी कि करक और मकर रेखा या 0 डिग्री के ऊपर लगा लीजिए। करक मकर रेखा के बीच में जो 0 डिग्री और इसका एरिया आ जाता है, ये उष्ण कटिबंध, और यहीं सूर्य की रोशनी ज़्यादा आती है, तो यहीं से हीट, यहीं ज़्यादा हीट आती है, तो यहीं जलवाष्प बनते हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है। यानी कि हवा हल्की हो जाती है, उसकी नमी खत्म हो जाती है, ऊपर उठती है, वो ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ गई तो यहाँ स्पेस बना देगी, वैक्यूम बना देगी। अब खाली जगह में फिर आएगी हाई प्रेशर पर, जो यानी कि उच्च दाब पर जो हवा है, वो हवा निम्न दाब की तरफ दौड़ेगी भाई, स्पेस को भरने के लिए, यहाँ आ जाएगी। अब ये ऊपर गई हुई हवा भी ऐसा नहीं है कहीं ब्रह्मांड में गुम हो जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं जाएगी। तो ये सबसीड कहाँ करती है? ऐसे मूव हो जाती है, इधर मूव हो जाती है, और ये फिर हाई प्रेशर की तरफ भागती है। ये ध्यान रखिएगा, हवा जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर उठकर हवाएं हमेशा हाई प्रेशर की तरफ आती हैं, और धरातल पर, यानी कि अर्थ की सरफेस पर, यहाँ ये धरातल है, ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। बस इस फिनोमेना को, यानी कि इस बात को आप समझ लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हवाएं जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से, कहाँ? धरातल पर, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, लैंड सरफेस पर या धरातल पर हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कहाँ चलती है? धरातल पर। और ऊपर हवाएं उल्टा चलती हैं, ठीक है ना। फिर चलेंगी लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर। ऊपर हवा जब ऊपर उठ जाती है तो वो हाई प्रेशर की तरफ चलती है, और धरातल पर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। बस ये बातें समझ लीजिएगा। इनको बोला गया है धरातलीय पवनें, और इनको बोला गया है, जो आपको अभी बताया गया था, ऊपरी वायु परिसंचरण। जो ये दिखाया ना ऊपरी वायु परिसंचरण, ये इसको कहा गया है
ऊपरी वायु परिसंचरण कहा गया है ऊपर वाली हवाओं को, जो लो प्रेशर से उठ के ऊपर जाती हैं और फिर वो वापस ऊपर घूमकर हाई प्रेशर पर आती है। ऊपर भी तो हवाएं परिसंचरण कर रही है, घूम रही है ना, इसको कहा गया है ऊपरी वायु परिसंचरण। और जो हवाएं नीचे धरातल पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है उनको कहा गया है धरातलीय पवनें। ठीक है, अभी अब ये कैसे इफेक्ट डालती हैं हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, पर मैंने पहले आपको समझाना जरूरी समझा कि ये चीज़ें क्या है। अब ये हमारे जो इंडिया की जो जलवायु है उसको कैसे प्रभावित करते हैं, अब उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, अब हम भारत को देखते चलिए। मैं ये सब चीज़ें अब आपको यहाँ समझाती हूँ। एक मैप है, मैप के अंदर इसमें मैप दिया हुआ था, चलिए भाई यहीं समझाने की कोशिश करती हूँ इंडिया के मैप पे। अब इसमें जो दिया ना उस पर ध्यान ना देके, जो मैं बताना चाह रही हूँ आप उनको देखिएगा। अब पहले तो इन्होंने क्या कहा कि भारत उत्तर पूर्वी। अब भारत का उत्तरी एरिया कौन सा है, ये डायरेक्शन उत्तरी है भारत की, ये उत्तरी एरिया हो गया भारत का, और पूर्वी यानी कि ये एरिया। ठीक है ना, तो इस एरिया से हवाएं आएंगी, तो उत्तर पूर्वी यानी कि हवाओं की डायरेक्शन ये रहेगी उत्तर पूर्वी। ठीक, हवाएं ऐसे आएंगी, ये क्या हो गई उत्तर पूर्वी हवाएं। अब ये क्या करें, उत्तर पूर्वी हवाएं यानी कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के। अब जो हमारा इंडिया है वो कहाँ है, वो हमें पता है उत्तरी हेमिस्फेयर के अंदर है ना। एक मिनट में आपको अब बताती हूँ। देखिए, जैसे इंडिया को आप समझ लीजिए, ये हमारी अर्थ का आधा हेमिस्फेयर हमने बना दिया, ये हो गया उत्तरी हेमिस्फेयर। इंडिया जो है वो उत्तरी हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। हेमिस्फेयर यानी कि इंग्लिश में गोलार्ध को हेमिस्फेयर ही कहा जाता है, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं बता रही हूँ। तो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो हवाएं, अब ये जो बाकी हवाएं हैं ये जो इस साइड से आ रही हैं, है ना, यहाँ से, तो यहाँ क्या है, लैंड ही तो है, ज़मीनी एरिया है, यहाँ से हवाएं ऐसे चल रही हैं इंडिया में। अब ये जो हवाएं हैं ये ज़मीन से आ रही हैं, एक क्योंकि यहाँ चाइना वगैरह शुष्क एरिया, तिब्बत वगैरह का, एशिया का शुष्क एरिया है ना एकदम, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो ये अपने साथ कुछ नहीं लाएंगी, बारिश नहीं कराएंगी, क्योंकि जो हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजरेंगी ना वो ही अपने साथ मॉइस्चर को लेके आती है, नमी मतलब कि पानी को, जलवाष्प को लेके आती है, और वो ही बारिश करवाती है। पर ये हवाएं कहाँ से आ रही है, ज़मीन से आ रही है। ज़मीन पर पानी थोड़े होता है, तो ये हवाएं बहुत कम नमी होती है इन हवाएं में, ये हवाएं बारिश नहीं करा सकती, बहुत कम मात्रा में बारिश करवा सकते हैं अगर करवाएंगी तो, वरना नहीं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर से आने वाली हवाएं कभी भी बारिश नहीं करवाएंगी। ठीक है, तो फिर तो इंडिया में बारिश होनी नहीं चाहिए इसका हिसाब से तो, पर इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर भी बारिश होती है, तो उसका रीज़न क्या है। अब एक बात और, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है हमारा। अब ये पवनें एकदम ऐसे बहनी चाहिए, उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही हैं, पर ये कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर, अभी मैंने जो आपको थोड़ा पढ़ा था वो इतना समझा। अभी हम एक बार वापस चलते हैं हमारे जो हम पढ़ रहे थे उसी के ऊपर, और फिर वहाँ पढ़ के फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर कैसी हवाएं बहती हैं और इसके पीछे कारण क्या है। ये आपको बता दिया मैंने कि पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं, आपको समझ आ गया, और ये दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण, सुनिए एक मिनट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये इंडिया है ना, सॉरी ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, और जो हमारा इंडिया है वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ये लगा लीजिए हमारा इंडिया, भाई मैंने थोड़ा बना दिया, समझ जाइएगा आप इस तरह से, अर्थ को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा भाई, इंडिया तो उसका छोटा सा पार्ट है ना। अब ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 23 डिग्री इधर, 23 डिग्री इधर, यानी कि ये उष्ण कटिबंध का एरिया हो गया, ये उष्ण कटिबंध। ठीक है ना, और ये ऊपर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण। तो अब ये एक बात समझिए, इसमें क्या कहा है कि ये जो हवाएं हैं, ये अब हवाओं का क्या है, ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएंगी। तो उच्च दाब कहाँ, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा आपका यहाँ, इस एरिया में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ठंडा एरिया, यहाँ तो लो प्रेशर रहेगा, है ना, 23 डिग्री कर्क रेखा तक, तो यहाँ इस एरिया में तो बीच में तो लो प्रेशर रहेगा, और हाई प्रेशर बनेगा यहाँ। तो हवाएं, हमने क्या कहा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो हवाएं चलेंगी ऐसे, ऐसे चली ना हवाएं। अब ये हवाएं हमारे इंडिया में आएंगी, क्योंकि इंडिया जो है वो 23 डिग्री कर्क ने काट दिया इस एरिया तक, तो हवाएं तो इधर ही आएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएंगी ना, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, तो यानी कि हवा यहाँ आएंगी, यहाँ ऐसे इधर चलेगी हवाएं।
और ऐसे ही यहाँ से, जैसे कि यहाँ से ऐसे इधर चल रही है हवा। पर अब क्या होता है, ये हवाएं सीधी ऐसे आके टकराती नहीं है। ये क्या होता है इसमें, मैं 1 मिनट आपको फिर बताती हूँ। सारा ही डिलीट हो गया। ये अर्थ है, हाँ जी, ये इंडिया समझ लीजिए। तो हवाएं जब यहाँ ऐसे आती हैं तो वो ऐसे मूव हो जाती हैं। उत्तर की तरफ से आने वाली हवाएं इस साइड और दक्षिण की तरफ से आने वाली हवाएं ऐसे मूव हो जाएंगी, घूम जाएंगी, थोड़ा सा झुक जाती है, टिल्ट हो जाती है, मूव हो जाती है। वो क्यों होती है, ये होती है कोरियोलिस बल के कारण, जो इसमें बताया गया ना, कोरियोलिस बल के कारण। ये कोरियोलिस बल क्या होता है, ये जब हमारी अर्थ मूव घूमती है, जैसे अर्थ घूम रही है, ऐसे घूमते हुए हवाएं सीधी आ रही थी, ऐसे यहाँ से ऐसे सीधी हवाएं आ रही थी, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि अर्थ जब घूमती है तो कोरियोलिस बल लगता है। आप एक बात समझ के चलिए, जैसे आप किसी बस में या किसी भी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, चलती बस से आप कूद रहे हैं, तो आपको भी एक धक्का सा लगता है ना पीछे की तरफ। क्यों, बल, वो बस आगे जा रही है और आपको धक्का लग रहा है पीछे की तरफ, तो वो भी कोरियोलिस बल ही हो जाता है। इसी तरह जैसे अर्थ आगे की तरफ जैसे मूव करती जा रही है, ऐसे मूव करती जा रही है अर्थ। अब इसके ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो ऐसे सीधी आ रही है, वो सीधे थोड़ी कूद नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बल लग रहा है उससे क्या हो जाएंगे, वो थोड़ी मुड़ जाएंगे, हवाएं मुड़ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। जैसे अब ये एक तरह से आप समझ लिए अर्थ है, अब ये अर्थ ऐसे मूव करती जा रही, घूम रही है अपने उस पर अक्ष पर घूम रही है, तो हवाएं जो सीधी चलनी चाहिए थी ऐसे, वो क्या करती हैं, वो जो घूम रही है ना हमारी अर्थ, तो वो फोर्स भी लगता है ना, कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से ये हवाएं क्या हो जाएंगी, जैसे हवाएं यूं आई तो वो हवाएं ऐसे हो जाएंगी, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी, इधर भी थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी। समझ गए ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कोरियोलिस बल के कारण हवाएं क्या कर जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। इसमें यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। देखिए कि कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। विषुवतीय मतलब यानी कि 0 डिग्री पर जो निम्न दाब बनती है, ये समझिए, यहाँ जब हवाएं ऐसे घूम जाएंगी, उत्तर की तरफ से आने वाली हवाएं इधर दाहिनी ओर और ये बाहिनी ओर, ये दाहिनी ओर घूम जाएंगी, ठीक है ना। तो सामान्यतः इन पवनों में क्या होती है, नमी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कहाँ से आती है, लैंड सरफेस से आ रही है ये हवाएं, है ना। तो इनमें अब यहाँ से तो समुद्र है दक्षिण की तरफ, तो पर हम दक्षिण की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ज़्यादातर हमारे जो महाद्वीप है यानी कि जमीनी एरिया है, तो वहाँ से हवाएं ज़्यादा नमी नहीं लेके आती हैं, ठीक है ना। तो वही कह रही कि विषुवतीय निम्न दाब वाले, विषुवत रेखा पर जो निम्न दाब बनती है उस एरिया पर ये हवाएं आती हैं और ये क्या करती हैं, बारिश नहीं करवाती हैं। सामान्यतः इन पवनों में कोई नमी नहीं होती है। आपको थोड़ा सा पजल हो गया होगा, फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन पवनों में कोई नमी नहीं होती है। नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है, स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, है ना। भाई ये हवाएं आती है तो भारत में किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं करती है, बहुत कम करती है, तो ये भारत क्या होना चाहिए था, एकदम शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में तो बहुत बारिश होती है, मानसून आता है। तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब आ गया आपका कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अब ये ध्यान रखिएगा, घूर्णन ना कि परिक्रमण। परिक्रमण होता है जब पृथ्वी अपने अर्थ पर एक परिक्रमा लगा लेती है 365 दिन, ठीक है ना। ये होता है घूर्णन के कारण, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल सबको समझ आ जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ भाई पृथ्वी आगे बढ़ रही है, तो वो जो प्रेशर बनता है वो कोरियोलिस बल है, या कुछ दबाव बन रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये समझ जाते हैं। पर क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परिक्रमण होता है जब पृथ्वी पूरी एक मतलब कि अपने अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगा देती है, सूर्य के चारों तरफ जो पूरा एक राउंड घूम जाती है ना पृथ्वी ऐसे, और वो तो हो गया परिक्रमण। और घूर्णन होता है पृथ्वी जिससे दिनों रात बन रहे हैं, यानी अपने ही अक्ष पर पृथ्वी का मतलब कि अपने एक्सिस पर घूम रही है, और वो पृथ्वी अपने ही अक्ष उस पर घूम रही है 24 घंटे में जैसे रोटेट कर जा रही है, ठीक है ना। तो वो घूर्णन है। तो घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल लगता है। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से हवा आएंगी तो दाहिनी ओर ऐसे टर्न कर गई। ये दक्षिणी, ये 0 डिग्री है समझ लीजिए, ये तो ऐसे, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध से तो ऐसे टर्न कर जाएंगी दाहिनी ओर,
और दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे बाहिनी ओर टर्न कर जाएंगी। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है ना। इसे फेरल का नियम, इसे क्या कहा जाता है, फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है और इसे ही फेरल का नियम भी कहा जाता है। अब भैया आगे चलते हैं। भारत की वायुदाब एवं तंत्र अद्वितीय है। जो भारत का जो ये प्रेशर है, एयर प्रेशर है, ये क्या है, अद्वितीय है। अब ये अद्वितीय क्यों है, हम इस चीज़ को भी अब पढ़ते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु जो होती है, ठंड का मौसम होता है, उसमें हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आप इसी बात को समझिए कि भारत वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है और शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। उच्च है कि शीत ऋतु में ठंडे के मौसम में हिमालय के उत्तर में। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जैसे हम यहाँ चलते हैं, अभी एक बार मैप पे आपको वापस लेके चलती हूँ, क्योंकि मैप पे ही अच्छे से समझ में आता है, वैसे समझ में नहीं आता, ध्यान से। अब आप यहाँ देखिए, ये हिमालय पर्वत हमारा, यहाँ हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, ये पर्वत का एरिया है हमारा, हिमालय पर्वत है इधर। अब ये बोल रहे हैं कि हिमालय के उत्तर में, उत्तर यानी कि इस साइड, यही हो गया ना उत्तर, तो यहाँ क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। इंडिया के अब बजाय जो तिब्बत वाला एरिया है उधर क्या होती है, ठंड ज़्यादा होती है। तो जहाँ ठंड होगी, जहाँ नमी होगी हवा में, यानी कि वहीं तो हाई प्रेशर बनेगा। तो यहाँ बनता है हाई प्रेशर और यहाँ बनता है लो प्रेशर, ठीक है ना। तो क्या होता है, हवाएं ऐसे आती हैं इधर, है ना। अब लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी ना हवाएं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएंगी हवाएं। आपको समझ आ गया। और अब ये इधर से इधर बहती हैं। पर जब गर्मी का मौसम आता है ना, तब उल्टा सिस्टम हो जाता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो लो प्रेशर है, अब उन्होंने क्या बोला है कि गर्मी में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। आंतरिक एशिया यानी कि एशिया का ये जो पार्ट है, यहाँ बनता है लो प्रेशर। आंतरिक एशिया में क्या होता है, निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है, निम्न दाब। तो निम्न दाब यानी कम दाब है, तो हवाएं फिर क्या हो जाएंगी, अब हवाएं ऐसे चलने लगेंगी, हवाएं ऐसे जाएंगी, है ना। अब निम्न दाब अब इधर बन जाएगा हाई प्रेशर और उधर लो प्रेशर। अब ये क्यों बनता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे मानसून का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, अभी इसी चैप्टर में है, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ निम्न दाब क्यों बन रही है, अब इधर लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो है तो ठंड ज़्यादा, पर यहाँ लो प्रेशर क्यों बन रहा है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम अपने जो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे भटक जाएंगे भाई। तो इसलिए अब आप यही समझ लीजिए कि जब सर्दी का मौसम होता है तब तो बनता है, सर्दी के मौसम में यहाँ बनता है हाई प्रेशर, ठीक है, और इधर बनता है लो प्रेशर सर्दी के मौसम में। और जब आती है गर्मी तो हो जाता है अपोजिट, यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में यहाँ का मतलब है नीचे वाले दक्षिण में, और उत्तर में बन जाता है लो प्रेशर एशिया वाले एरिया में। दक्षिण का मतलब यहाँ जो आपका हिंद महासागर है, इसके इस सारे एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना, नीचे की तरफ अर्थ के सारे एरिया की बात हो रही है दक्षिण के। तो चलिए भाई इसी को अब आगे समझते हैं। तो आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र होता है, जो हमने पढ़ लिया। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह चेंज हो जाती है, और जब ये हवा की जो डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर क्या होता है, यहाँ से जो हवाएं अभी साउथ है, साउथ की तरफ से जो हवाएं चलेंगी, ये हवाएं, तो ये हवाएं क्या होती हैं, यहाँ से उठ के फिर ये ऐसे हो जाती है, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण थोड़ी मूव कर जाती हैं हवाएं, और ये हवाएं ऐसे जाती हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को। यहाँ से हवाएं आती हैं ऐसे बारिश इन, तो ये हवाएं जब कहाँ से जा रही हैं, ये हवाएं समुद्र पर से जाएंगी इधर से, तो ये क्या कराएंगी, बारिश कराएंगी, है ना। समुद्र पर से जब हवाएं जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं हवाएं, ये हाई प्रेशर से हवाएं जब लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो अब ये हवाएं कहाँ से, हिंद महासागर के ऊपर से और अरब सागर के ऊपर से यहाँ से गुजरेंगी, तो ये अपने साथ क्या ले जाएंगी, जलवाष्प ले जाएंगी, और इंडिया में फिर जिन भागों में भी गुजरेंगी वहाँ बारिश करेंगी, और यहाँ पहाड़ों से पर्वतों से टकरा कर यहाँ बारिश करवाएंगी। यही स्टोरी यहाँ बताई गई है कि किस तरह से हवाओं से भारत की जलवायु है वो इफेक्टेड होती है। यानी कि पहले हवाएं ऐसे आती थी, अब हवा सर्दी में जो हवाएं हैं वो उत्तर से, यानी कि वो एशिया से
भारत की तरफ चलेंगी और गर्मियों में जो हवाएं हैं वो भारत से एशिया की तरफ चलेंगी। आप इतना समझ लीजिए। चलिए भैया एक बार वापस अपने चैप्टर पर चलते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। है थोड़ा अटपटा चैप्टर है, थोड़ी दिक्कत आएगी, पर मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छे समझाने की, फिर भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा। भारत की वायु, ये तो हमने बताया शीत ऋतु में, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, बस आप यही समझ लीजिएगा कि कैसे कि शीत ऋतु में जो ठंड का मौसम होता है ना, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। ध्यान रखिएगा जो हिमालय पर्वत के उत्तर की तरफ यानी कि तिब्बत वाले एरिया में या एशिया वाले एरिया जो है उधर, उसमें उच्च दाब होता है। ठीक है ना, जो मध्य एशिया का एरिया वहाँ से, और वहाँ से जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो भारत की तरफ बहती हैं। ठीक है, भारत की तरफ बहती है यानी कि इंडिया की तरफ, दक्षिण की तरफ बहती हैं, जो महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फिर वो गर्मियों में उल्टा हो जाता है। गर्मियों में जो होता है आंतरिक एशिया में निम्न दाब हो जाता है। इसके कारण वहाँ क्या होती है, गर्मी के दिनों में हवा जो है उसकी दिशा पूरी तरह बदल जाती है, पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण से यानी हिंद महासागर से उच्च दाब वाले क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच जाती है। यानी कि भारत में फिर वो हवाएं, जैसे मैंने बताया कि हिंद महासागर से फिर भारत से गुजरते हुए उस जहाँ लो प्रेशर बन रहा है यानी कि तिब्बत वाले एरिया में, चाइना वाले एरिया जो है, एशिया का मध्य एशिया का जो एरिया है वहाँ लो प्रेशर बनता है, तो हवाएं सारी वहाँ पहुँचती है, तो वो इंडिया में से होकर गुजरती हैं। जब वो समुद्र के ऊपर से जाती हैं तो वो वहाँ से क्या करती है, जलवाष्प ले जाती हैं और इसी वजह से वो वहाँ बारिश करवाती हैं। ये जो चीज़ें यहाँ देखो, यहाँ आगे दी हुई। एक मिनट, निम्न दाब और बहने लगते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये पवनें कोष्ण महासागर से ऊपर से बहती है और नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करवाती है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, आगे बताएंगे जो अब ये ऋतुएं स्टार्ट हो जाती हैं इन सबको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। जो मॉनसून है, जो ऋतुएं आती हैं, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।